नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 9 चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण अभ्यास के प्रश्नोत्तर प्रश्न 12 से 22 तक। इस वीडियो में आपको प्रश्न 12 से 22 तक जो भी प्रश्न है सबका हल बताया जाएगा। प्रश्न को हल करने से पहले देखिए गति की समीकरण। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है और त्वरण उसका एक समान होता है तो इसके लिए तीन गति के समीकरण जो आपके सामने हैं। इसमें v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, एक समान त्वरण, और t क्या है, समय, और s क्या है, चली गई दूरी। यह एक सरल रेखा में गति होती है। जबकि इस चैप्टर में जो प्रश्न होंगे उसमें गति ऊर्ध्वाधर ऊपर अथवा नीचे होती है, तो हम एक समान त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण g लिखेंगे और यश की जगह h का प्रयोग करेंगे, ऊंचाई। तो देखिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न 12, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुणा है, यानी गुना है। एक 10 केजी की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। यहाँ पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 अर्थात गुरुत्वीय त्वरण जो है चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह का 1/6 गुना है। वस्तु का हल देखिए, इसका हल वस्तु का द्रव्यमान यम कितना है, 10 केजी। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पृथ्वी पर वस्तु का भार, पृथ्वी पर वस्तु का भार W से प्रदर्शित किया जाता है। ये होता है mg, यानी जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती वहीं उसका भार या गुरुत्वीय बल कहलाता है। तो यहाँ पर m कितना है, 10, g कितना है, 9.8, और ये हो जाएगा 98 न्यूटन। यानी 10 केजी की वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या होगा, 98 न्यूटन। अब हमें निकालना है चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी यम कर सकते हैं। तो ये क्या है, पृथ्वी के g का 1/6 गुना, यानी 9.8 गुणे 1/6। पृथ्वी पर चंद्रमा पर वस्तु का भार यम, यही सूत्र लगेगा। तो यम तो वहीं रहेगा, द्रव्यमान वहीं रहेगा 10 केजी, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 9.8 गुणे 1/6। जब हम इसको सरल करेंगे तो यह आएगा 16.33 न्यूटन, या हम इसको लिख सकते हैं 16.3 न्यूटन। तो पृथ्वी पर वस्तु का भार 98 न्यूटन और चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होगा, 16.3 न्यूटन। अगला प्रश्न 13, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए। पहला, अधिकतम ऊंचाई जहां तक कि गेंद पहुंचती है। दूसरा, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। एक गेंद है जिसे ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जा रहा है, उसका प्रारंभिक वेग 49 मीटर पर सेकेंड है, और अधिकतम यह ऊंचाई पहुंचने पर इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये हमें अधिकतम ऊंचाई निकालनी है, और यहाँ से यहाँ फिर वापस लौटने में लिया गया समय हमें ज्ञात करना है। तो देखिए गेंद का प्रारंभिक वेग कितना है,
49 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग, अधिकतम ऊंचाई पहुंचने पर अंतिम वेग जो u v होगा वो कितना होगा? 0। और गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वह गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ कार्य करता है, लेकिन जब ये ऊपर जा रही तो माइनस हो जाएगा। त्वरण जो होगा यहाँ पर त्वरण जो होगा वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है एच। तो हम जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ अंतिम वेग क्या है? 0 है। प्रारंभिक वेग 49 का स्क्वायर हो जाएगा और 2g यहाँ माइनस लेंगे और h हमें ज्ञात करना है। 0 49 गुणे 49 ये माइनस होगा 2 इंटू 9.8 इंटू एच। पक्षांतर करेंगे या पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो 2 इंटू 9.8 एच इस 49 इंटू 49 और एच से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 49 गुणे 49 वागे ये डिवाइड हो जाएगा इससे 9.8, इससे काटेंगे तो 5 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 245 और यहाँ नीचे कितना है 5 का 49 में गुणा करेंगे ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर भाग देंगे तो 122.5 मीटर। यानी गेंद अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी, उसका मान है 122.5 मीटर यदि इसको हम 49 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं। अब हमें निकालना है पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। यदि यहाँ तक जाने में t समय लेता है, यहाँ से यहाँ तक, तो आने में भी t समय ही लेगा। तो देखिए दूसरा यहाँ पर, यदि लिया गया समय t हो तो गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस जी टी। अब हम इससे निकाल सकते हैं, यहाँ पर ये 0 होगा अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग यहाँ पर कितना है 49, तो 49 लिखेंगे और g का मान यहाँ माइनस लेंगे तो प्लस है, ये माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा t, या हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से, या इसको पक्षांतर करेंगे तो 9.8 t इधर हो जाएगा, ये 49 यहाँ बचेगा और यहाँ से जो t होगा ये 49/9.8 बराबर डिवाइड करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 5 सेकेंड। यानी यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय ले रहा है 5 सेकेंड, वापस लौटने में भी 5 सेकेंड। तो कुल समय बराबर हो जाएगा इसी का दूना 2t और t का मान 5 है तो हो जाएगा 10 सेकेंड। यानी गेंद को यदि हम यहाँ से फेंकें, यहाँ जाएगी फिर यहाँ आएगी, उसमें कितना समय लिया जाएगा 10 सेकेंड। अगला प्रश्न 14, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 19.6 मीटर है। यहाँ से एक पत्थर छोड़ा जा रहा है और पृथ्वी पर पहुँचने से पहले उसका अंतिम वेग हमें ज्ञात करना है। तो पत्थर का प्रारंभिक वेग छोड़ा जा रहा है तो u जो होगा इसका 0 होगा। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले, पृथ्वी पर ज्यों पहुंचेगी उससे ठीक पहले इसका अंतिम वेग भी हमें ज्ञात करना है और यह आप देख ही रहे हैं 19.6 मीटर है। और गुरुत्वीय त्वरण g जो है यहाँ गुरुत्वीय त्वरण वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये है। अब हमें ज्ञात करना है पृथ्वी पर पहुँचने से पहले अंतिम वेग। तो सूत्र लगेगा v स्क्वायर बराबर
यू स्क्वायर प्लस 2GH। तो 0 है यू, 0, 2 इंटू 9.8 इंटू एस की वैल्यू 19.6, ये 0 हो जाएगा। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 19.6 और ये 19.6, वी स्क्वायर या इसका वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट 19.6 इंटू 19.6, ये हो जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकेंड। यानी पृथ्वी पर पहुंचने से पहले गेंद का जो अंतिम वेग होगा 19.6 मीटर पर सेकेंड होगा। अगला प्रश्न 15, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। यानी ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई, नेट विस्थापन यानी कुल विस्थापन, और पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पत्थर का प्रारंभिक वेग, पत्थर का प्रारंभिक वेग u कितना है, 40 मीटर प्रति सेकेंड। जी यहाँ क्या है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमें एक ग्राफ खींचना है इसकी सहायता से और अधिकतम ऊंचाई और बाकी सब निकालना है। तो हम जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस GT। यहाँ पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो g हम क्या लेंगे, इसमें माइनस लेंगे। तो v यहाँ अपनी जगह है, u प्रारंभिक क्या है 40 है, प्लस g का मान ऋण 10 लेंगे और t। तो हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा v बराबर या v बराबर मिल जाएगा 40 ऋण 10 t। ये मान लीजिए पहला समीकरण है। प्रारंभ में t क्या होगा, 0 होगा। जब हम t को 0 लेंगे तो इसमें हमें मिलेगा 40, 10 इंटू 0, यह आ जाएगा 40 हो गया। यदि t हम लेते हैं, यदि t बराबर 2 सेकेंड लेते हैं तो v कितना हमें प्राप्त होगा, v मिलेगा हमें 40 इंटू 10, इसी में 2, और ये प्राप्त हो जाएगा हमें 40 ऋण 20 बराबर मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। यदि हम लेते हैं t बराबर 4 सेकेंड ले लें तो देखिए v की वैल्यू कितनी आएगी। v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 40 है और 4 हम यहाँ ले लेंगे तो ये 40 ये भी हो जाएगा। यानी 40 और 10 गुणे 4, 40 बराबर 0। यानी हमें 3 बिंदु मिले। t0 लेते हैं तो v का मान 40, एक बिंदु ये मिला। दूसरा यहाँ पर है t यदि हम 0 लेते हैं तो v कितना आता है, 20 आता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं यदि t 4 लेते हैं तो 4 और ये आ जाता है 0। हमें इन बिंदुओं की सहायता से ग्राफ पेपर बनाना है। तो देखिए ग्राफ पेपर कैसे बनता है। एक हम यहाँ पर खींचेंगे एक्स एक्सिस, इस पर हम समय लिखेंगे और इधर खींचेंगे वाई एक्सिस, इस पर वेग लिया जाएगा। ये है O और ये यक्स, ये यहाँ पर Y। अब हम यहाँ मानेंगे पैमाना, इस पर हम t लिए, समय लिए, समय इस पर क्या लिया गया, समय सेकेंड में, समय किस में है, सेकेंड में। और इस पर लिया गया है वेग लिया गया है मीटर पर सेकेंड। ये यक्स अक्ष पर
यक्स अक्ष पर एक खाना, ये जो एक खाना है इसको हम 1 सेकेंड मान लेते हैं, यानी एक जो खाना है बराबर हम मानेंगे, एक खाना बराबर 1 सेकेंड। और वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक खाना बराबर हम लेते हैं, एक बॉक्स बराबर लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 20 30 40 50 ऐसे बेग इस पर है। अब हमें जो पॉइंट मिला है, जो पॉइंट मिले हैं, पहला है 0:40, टी का मान 0 और वी का मान, इस पर वी है, वेग है, तो ये पॉइंट मिला है हमें, एक पॉइंट। फिर अगला पॉइंट यहाँ पर है, ये पहला, ये अगला पॉइंट 0, सॉरी ये 0 नहीं है, टी की वैल्यू 2 है, यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी है 2 है। तो यहाँ हम 2 लेंगे तो यहाँ पर आएगा टी और v 20 है, इसका मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 20 है, तो इसको पकड़ कर चलेंगे इधर, और 20 यहाँ, इसको पकड़, तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। फिर क्या है, अगला है ये 4 है और ये 0 है, यानी 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड हमें यहाँ मिल रहा, और v की मान क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमें यहाँ मिला। इन तीनों को यदि हम मिलाएंगे तो एक ग्राफ बनेगा, एक ग्राफ ये हमें प्राप्त होगा, एक ग्राफ हमें प्राप्त हुआ। अब इसकी सहायता से हमें ज्ञात करना है पत्थर अधिकतम ऊंचाई निकालनी। इसकी सहायता से मैं अधिकतम ऊंचाई, नेट विस्थापन, पत्थर द्वारा चली गई दूरी, तो देखिए यदि हम इसको ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को, और इसको ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, तो अधिकतम ऊंचाई हमें यदि ज्ञात करना, तो अधिकतम ऊंचाई बराबर हो जाएगा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और इस सरल रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल, इस सरल रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल जो होगा वही अधिकतम। तो एक समकोण त्रिभुज हमें मिल रहा है, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो यह एक समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 आधार OA और ऊंचाई OB, तो 1/2 OA कितना है, OA 4 है, यहाँ तक कितना है, 4 है, तो 4 और OB कितना 40 है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हमने माना है, जो है ये कितना लिया गया है, यहाँ पर वेग का मान जो है 40, तो ये हो गया, यदि सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 80 मीटर, यानी पत्थर द्वारा अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी ग्रहण की जा रही है, प्राप्त की जा रही है 80 मीटर। अब हमें निकालना है नेट विस्थापन। अब नेट विस्थापन जैसे मान लेते हैं वस्तु यहाँ से यहाँ गई और फिर यहाँ से यहाँ आई, तो इसका विस्थापन क्या होगा, नेट विस्थापन। नेट विस्थापन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति एक ही है, तो आप सीधे सीधे 0 लिख दीजिए। नेट विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। अब दिया है पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी, पत्थर द्वारा चली कुल दूरी, तो वही 80 अधिकतम गया है, 80 अधिकतम लौटेगा, तो कुल दूरी 80 प्लस 80 बराबर 160 मीटर, यानी पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी, 160 मीटर। अगला प्रश्न 16 पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg तथा सूर्य का द्रव्यमान 2 ×
10⁻30 kg। दोनों के बीच की औसत दूरी 1.5 × 10⁻11 मीटर। हम जानते हैं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल F, आकर्षण बल F होता है G m1 × m2/d²। यहाँ m1 हम मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान और m2 सूर्य का द्रव्यमान और d जो है दोनों के बीच की दूरी। और जो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक G होता है इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर इसका मान होता है। तो अब यहाँ सबका मान सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो 6.67 × 10⁻11 m1 यानी पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 m2 सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 और d यानी 1.5 × 10⁻11 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पर 6.67, ये 6 दूनी 12 और यहाँ देखिए 10 की घात ऋण 11 धन ये 24 जुड़ेगा और फिर ये 30 और नीचे हो जाएगा 1.5 × 1.5 और इसका घात का घात में गुणा 10⁻22 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा इस 15 1.5 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 2.25, ये हो गया 10⁻24 और यहाँ पर 6.67 × 12 और गुणे 10 यदि सब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सरल करने पर ये देखिए हो गया 54, 30, 24, 54 ऋण 11 इसमें से घट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 43 और 6.67 × 12 इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 80.04 और ये नीचे तो है ही है 2.25 और ये देखिए यहाँ पर गुणे 10 43 और ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस। और यदि हम डिवाइड करेंगे इसमें 80.04 में 2.25 से तो आ जाएगा 35.57 और इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10⁻21, घटाने पर 21 आ जाएगा। और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, दशमलव यहाँ कर सकते हैं तो 3.557 गुणे एक घात बढ़ जाएगा 10⁻22 न्यूटन। यानी पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होगा ये हो जाएगा 2.5, ये हटाएंगे तो 6 हो जाएगा 10⁻22 न्यूटन। इतना बल दोनों के बीच कार्य करेगा गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखते हैं अगला प्रश्न 17। प्रश्न 17, कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया है और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन कीजिए दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। एक चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 100 मीटर है। एक पत्थर यहाँ से गिराया जा रहा है और दूसरा पत्थर यहाँ से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जा रहा है और पता करना है, परिकलन करना है पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। मान लीजिए टी समय बाद, कब टी समय बाद पत्थर यहाँ मिलते हैं तो टी समय में मान लीजिए h1 दूरी तय करता और उसी टी समय में ये h2 दूरी इधर से इस दिशा में तय करता और ये इस दिशा में तय करता है। अब हमें ये जो चलता है इसका u प्रारंभिक वेग 0 और इसका जो प्रारंभिक वेग है u कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। तो पहले पत्थर के लिए, पहले पत्थर
के लिए। u क्या है, प्रारंभिक वेग 0 है और दूरी जो है क्या है, यहाँ पर h1 लिया गया है और समय क्या है t, यहाँ पहुँचने में t समय, इसको भी यहाँ पहुँचने में t सेकेंड। तो देखिए हम जानते हैं कि h बराबर होता है ut प्लस हाफ GT²। तो पहले पत्थर के लिए ये दूरी जो है t समय में कितना तय कर रहा है, h1, यह 0 है प्रारंभिक वेग, t 0 से गुणा हो जाएगा और यहाँ पर जो g का मान है हम 10 लेते हैं। g का मान कितना लेंगे, 10। g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 और t ज्ञात ही करना है। अब ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये से कटेगा तो 5 और t² यानी h1 बराबर हो जाएगा, ये पहला समीकरण। दूसरे पत्थर के लिए, दूसरे पत्थर के लिए u कितना है, 25 मीटर प्रति सेकेंड। g -10 क्योंकि ऊपर जा रहा है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूरी जो है, जो ऊर्ध्वाधर दूरी h2 है यहाँ पर, तो हम इसी सूत्र पर रखेंगे h2, u क्या है 25 और t निकालना है और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हाफ 10 क्योंकि माइनस लिया गया है और t², तो ये हो जाएगा 25t, ये हो जाएगा 5t² और यानी h2 जो होगा ये दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो h1 प्लस समीकरण 1 धन 2 जोड़ने पर h2 बराबर, h1 का मान रखते हैं 5t² प्लस 25t और माइनस 5t²। तो ये देखिए दोनों मिल, ये दोनों दूरी कितनी है, h1 प्लस h2 100 के बराबर, तो ये हो जाएगा 100 यहाँ हो जाएगा और ये इससे कट गया 25t, या यहाँ से हम t निकालना चाहेंगे तो t हमारा होगा, t बराबर हो जाएगा 100/25 बराबर 4 सेकेंड, यानी जो पत्थर हैं वो 4 सेकेंड बाद मिलेंगे, क्योंकि इसमें पूछा है कि कब, यानी फेंकने के 4 सेकेंड बाद मिलेंगे। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि कहाँ मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे, तो हम समीकरण इसी में रख देते हैं, पहले समीकरण में ही t का मान रखते हैं, तो h1 बराबर हो जाएगा 5 यहाँ पर और t की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 5 × 16 बराबर 80 मीटर। इसका अर्थ हुआ कि चोटी से 80 मीटर दूरी पर दोनों पत्थर आपस में मिलेंगे, या तो नीचे से कह लेंगे सतह से 20 मीटर ऊंचाई पर, तो ये आंसर 4 सेकेंड बाद मिलेंगे और चोटी से 80 मीटर की दूरी पर मिलेंगे। तो अगला प्रश्न 18 देखिए। प्रश्न 18, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है, ज्ञात कीजिए। ए, यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई, गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई, तथा सी 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। प्रश्न में है ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद फेंकी गई है, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर यहाँ से फेंकी गई, यहाँ पहुंची, फिर यहाँ, ये 6 सेकेंड, टी कितना समय लिया गया 6 सेकेंड लिया गया। अब ये किस वेग से ऊपर फेंकी गई, ए किस वेग से, यानी प्रारंभिक वेग u हमें ज्ञात करना है, और ऊपर जा रही है तो जो त्वरण होगा g वो होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और यहाँ जब पहुँचेगी तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य। अंतिम वेग v शून्य हो जाएगा। और समय यहाँ से यहाँ पहुँचने और यहाँ से यहाँ पहुँचने में बराबर समय लगता है। तो 6 है तो 6 है टोटल, तो 3 सेकंड में पहुँचेगी और 3 सेकंड में वापस होगी। तो समय जो होगा इसमें, यहाँ नीचे से ऊपर पहुँचने में, तो होगा वो समय t होगा 6/2 बराबर 3 सेकेंड। अब हमें ज्ञात करना है कि यह किस वेग से, यानी प्रारंभिक वेग हमें निकालना है। तो हम जानते हैं v बराबर होता है u प्लस जी टी। तो यहाँ u जो है शून्य है, u हमें निकालना है। और ये हम माइनस लेंगे, माइनस, और t कितना है 3, तो गुणे 3। तो अब u को हम पक्षांतर करेंगे या, तो ये -u और यहाँ हो जाएगा 3/24, 2 3 27, 29.4 माइनस, यानी u हमें मिल गया 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। यानी गेंद किस वेग से फेंकी गई, 29.4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकी गई। अब क्या करना है, गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई। तो हम जानते हैं कि h बराबर होता है ut प्लस हाफ GT²। तो अधिकतम ऊंचाई इसी से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर u कितना है, प्रारंभिक हम निकाल चुके हैं, इस वेग से फेंकी गई है, तो 29.4 t, वही क्योंकि 3 है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3 और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी 3, तो ऊपर जाने में तो 3 हो गया, और प्लस हाफ, और यहाँ कितना माइनस लिया जाएगा 9.8, और t वही 3 का स्क्वायर। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 88.2, और ये माइनस हो जाएगा 1/2 गुणे 9.8 गुणे 9, और ये हो जाएगा 88.2। इसको जब हम सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 44.1, और घटाएंगे इसी में से तो ये आ जाएगा 44.1 मीटर। यानी b, जो b हमें निकालना था, गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, ये हो जाएगी 44.1 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है 4 सेकंड बाद गेंद की स्थिति। तो इसी सूत्र से हम निकाल सकते हैं, इसी सूत्र से हम सी वाला जो उत्तर है निकाल सकते हैं। तो h निकालना है, u वहीं दिया है 29.4, t की जगह 3 की जगह 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर और प्लस 1/2 जी वहीं माइनस 9.8, और t 4 है, तो अब जैसे यहाँ 4 रखें यहाँ भी 4 होगा, 4 का स्क्वायर। यदि हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 117.6, और ये माइनस हो जाएगा 1/2 गुणे 9.8 गुणे 16, और इसको यदि हम सरल करेंगे 117.6, और इसको सरल करेंगे, गुणा करेंगे आपस में, तो ये आ जाएगा 78.4, और घटाने पर आएगा 39.2 मीटर। यानी 4 सेकेंड पश्चात गेंद की जो स्थिति होगी नीचे से 29.2 मीटर की दूरी पर होगी। अगला प्रश्न 19, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। तो वस्तु पर जब किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर उत्प्लावन बल
वस्तु पर उत्प्लावन बल ऊपर की दिशा में कार्य करता है। अब अगला प्रश्न 20 पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है? पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है? तो देखिए उत्तर, जब पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ा जाता है तो गुटके पर ऊपर की ओर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल का मान गुटके के भार से अधिक होता है, इस कारण गुटका सतह पर आ जाता है। जब पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को हम छोड़ते हैं तो गुटके पर ऊपर की ओर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल का मान गुटके के भार से अधिक होता है, इस कारण गुटका सतह पर आ जाता है। या कह सकते हैं गुटके का जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम है, इस कारण वह सतह पर आ जाता है। अगला प्रश्न 21 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेमी क्यू है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेमी क्यू हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए पदार्थ का द्रव्यमान यम जो है 50 ग्राम है। आयतन पदार्थ का आयतन V 20 सेमी क्यू है। अब पदार्थ का घनत्व हम जानते हैं यम बटे V, तो यम यहाँ कितना है 50 है और आयतन कितना है 20 है। तो ये सरल करेंगे तो 2.5 ग्राम प्रति सेमी क्यू। और यहाँ पर पानी का जो है पानी का घनत्व कितना है 1 ग्राम प्रति सेमी क्यू। यहाँ पर पानी का घनत्व क्या है कम है, जबकि पदार्थ का घनत्व क्या है अधिक है, इस कारण ये तैरेगा नहीं, ये डूबेगा। पदार्थ क्या है डूबेगा, यह है इसका आंसर। अगला प्रश्न 22 अंतिम प्रश्न 22 500 ग्राम के एक मोहरबंद पैकेट का आयतन 350 सेमी क्यू है। पैकेट 1 ग्राम प्रति सेमी क्यू घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा? हमें पैकेट का घनत्व निकालना होगा। यदि उसका घनत्व अधिक आएगा तो डूबेगा, अन्यथा वो तैरेगा। तो देखिए पैकेट का द्रव्यमान यम कितना है 500 ग्राम। आयतन पैकेट का आयतन कितना है 350 सेमी क्यू। घनत्व पैकेट का घनत्व डी, ये हो जाएगा यम बटे वी 500 बटे 350 50 बटे 35, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.43 ग्राम प्रति सेमी क्यू। 1.43 ग्राम प्रति सेमी क्यू। अब यहाँ हम देख रहे हैं पैकेट का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से अधिक है। पानी के घनत्व से अधिक है क्योंकि दिया पैकेट 1 ग्राम प्रति सेमी क्यू घनत्व वाले पानी में तैरेगा, तो ये भी डूबेगा क्योंकि इसका घनत्व अधिक है, तो ये डूबेगा। और इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान पैकेट द्वारा
विस्थापित पानी का द्रव्यमान हो जाएगा पानी का घनत्व गुणे पैकेट द्वारा विस्थापित पानी कितना है, क्योंकि डूब रहा है तो 350 घन सेमी पानी हटाएगा, तो यही आयतन हम डायरेक्ट लिख देते हैं। पानी का घनत्व और पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का आयतन जो यहाँ पर दिया है तो हम इसको लिख देते हैं। तो पानी का घनत्व कितना है, 1 है, 1 ग्राम प्रति सेमी की, और इसका 350 आयतन है, इसका पैकेट का, तो ये हो जाएगा 350 ग्राम। ये आंसर है। नमस्कार।